नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। सराफा बाजार में लगने वाली रात्रिकालीन चौपाटी का महापौर द्वारा गठित समिति ने किया निरीक्षण। इस दौरान समिति अध्यक्ष ने बारूद के ढेर पर चौपाटी संचालित होने की कही बात। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र राठौर और अन्य सदस्यों द्वारा सराफा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सराफा क्षेत्र का जो स्वरूप आज से 10 साल पहले था वह अब नहीं रहा, जिसमें बड़ी संख्या में यहां पर दुकानों का संचालन किया जा रहा है। सराफा क्षेत्र में कारीगरों द्वारा गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है और यहाँ पर जिस प्रकार से अस्थायी दुकान लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है, इसके कारण यहाँ पर आने वाले लोगों को तो खतरा है ही, यहाँ पर निवास करने वाले नागरिकों को भी खतरा है। सराफे का आज निरीक्षण करने के लिए निकले हम कि रात को जिस प्रकार सराफे का इस शहर का हृदय स्थल है, सराफा धरोहर है जो हुआ करती थी कि पुराने ज़माने में लोग यहाँ सराफे का नाम लेके जो है आते थे। बहुत कम लोग इस शहर के आ पाते थे कि सराफे का वो था। आज वो सराफा नहीं रहा, आज तो बारूद का ढेर जो है बन गया। आज हम कमेटी के लोग निरंजन सिंह चौहान साहब, राकेश सिंह, यहाँ के पार्षद अनीता राठौर जी, हम सब देखने के लिए आए, निरीक्षण करने के लिए आए। क्या आज निरीक्षण करेंगे इसको कि किस प्रकार का यहाँ पर जो खान पान है, क्या जो लोग रहते हैं उनकी क्या स्थिति है और जो व्यापार कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। इसको लेके 3 प्रकार के लोग हैं। एक जो सराफा का सोने चांदी का व्यापार करते हैं, एक जो यहाँ पर निवास करते हैं और एक वो लोग हैं जो यहाँ रात को चौपाटी लगाते हैं और एक वो जनता है जो आती है यहाँ चौपाटी के नाम से। तो उन लोगों के आज हम करें, अब इसमें तीनों से अलग अलग मीटिंग करके 2 दिन बाद जो है इसमें निर्णय करेंगे। वास्तव में गंभीर स्थिति और गंभीर इसलिए है कि देख रहा हो कि आपके खुला है, शायद जहाँ पर जो LPG गैस की जो है वो है। आज हमने जो है दूसरी गैस कंपनी अवंतिका, उनके जो जनरल मैनेजर और उनको भी बुलाया था नगर निगम में, उनसे चर्चा हुई है। हम सब कमेटी की चर्चा हुई है उनसे कि यहाँ पर हम अवंतिका गैस लाइन डालने पर विचार भी चल रहा है कि उसको अपन डालें तो कितनी दुर्घटना कम होगी। पर गलियाँ छोटी है, दोनों तरफ नालियाँ बनी हैं, होटलें बने हैं, असंभव है। पर फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 20 तारीख तक उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कहा है। 20 तारीख को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, तब जो है मालूम पड़ेगा कि वो भी लाइन यहाँ डाल पाएंगे। आरटीओ ने 3000 वाहन चालकों का लाइसेंस किए सस्पेंड। बस चालकों के खिलाफ भी की गई प्रभावी कार्रवाई। इंदौर शहर में बिगड़ती हुई यातायात व्यवस्था को सुधारने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी जुर्माने के साथ अब लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जा रही है। शहर भर में जहां यातायात पुलिस और आरटीओ के अधिकारी संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहन चालकों को नियम का पाठ भी पढ़ा रहे हैं, ऐसे में कई बार सख्ती भी की जा रही है। वहीं शहर में स्कूल वाहनों के बढ़ते हादसे को देखते हुए भी आरटीओ विभाग के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस ने ऐसे लोगों का डेटा तैयार किया है जो लगातार यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए खुद के साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। इंदौर आरटीओ प्रदीप शर्मा के मुताबिक बार बार नियम को तोड़ने वाले करीब 3000 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। साथ ही आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही स्कूल बसों को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत सभी स्कूलों को गाड़ी और उसके चालकों की पूरी जानकारी रखना होगा, साथ ही समय समय पर खुद भी जांच करना होगा। फिलहाल यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग की सख्ती के बाद से लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। रेड लाइट जंप के जो भी केसेस रहते हैं उस संबंध में जो ट्रैफिक पुलिस है वो हमको रिपोर्ट भेजती है कि भाई ये व्यक्ति है, ये इसका लाइसेंस है, तो लाइसेंस की जो डिटेल रहती है उसके साथ भेजते हैं जानकारी कि इनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाए। तो हम उसका लाइसेंस सस्पेंड करते हैं एक निश्चित समय अवधि के लिए। तो अभी तक लगभग अलग अलग केसेस में, चाहे वो रेड लाइट जंप हो, ड्रंक एंड ड्राइव हो, ओवर स्पीडिंग का केस हो, इन सब में लगभग 3000 से अधिक जो लाइसेंस है निलंबित किए जा चुके हैं। लगातार जैसे जैसे हमारे पास जानकारी आती जाती है वैसे वैसे कार्रवाई होती जाती है उसमें। हाँ, कलेक्टर साहब का निर्देश था कि जो स्कूल बसें हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग की जाए, इवन जो रूट पर चलने वाली बसें हैं उनकी चेकिंग की जाए। तो लगातार हम उसको लेकर अभियान चला रहे हैं और चेकिंग हो रही है उनकी। अभी पिछले 1-1.5 महीने में तकरीबन 15 से 20 बसें ऐसी थी जो जिनके परमिट फिटनेस नहीं थे, उन पर कार्रवाई हुई है और 180 के लगभग दूसरे वाहन थे जिनमें कार्रवाइयाँ हुई हैं।
इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को पाकिस्तान से आए इंटरनेट कॉल के माध्यम से 80,000 रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला से उसके बेटे के गैंगरेप में शामिल होने की बात कहकर फिरौती की मांग की गई है, जिसमें महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। चंदन नगर थाना क्षेत्र के चांदमारी इलाके में रहने वाली एक महिला के द्वारा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई है कि उसका बेटा काम के चलते घर के बाहर गया है, जो 2 दिनों से नहीं लौटा। वहीं बेटे के संबंध में उसके पास पाकिस्तान के एक नंबर से इंटरनेट कॉल आया, जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने उसके बेटे के गैंगरेप में शामिल होने की बात कहते हुए महिला से 80,000 रुपयों की मांग की। इस दौरान फोन पर बेटे की आवाज भी सुनाई गई, जिसके बाद महिला की शिकायत पर चंदन नगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसके बेटे की तलाश शुरू की, तो वह देवास में काम करता हुआ मिला। जिससे पूछताछ की गई तो उसने इस तरह के कॉल आने के संबंध में कोई भी जानकारी न होना बताया। वहीं इस मामले में पुलिस किसी ऐप के इस्तेमाल से फेक ऑडियो बनाए जाने की बात कह रही है। साथ ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंदननगर थाना क्षेत्र में जो फरियादियां हैं सुनीता, इनके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि इनका बेटा जो निखिल है, जो कि 37 साल का है, ये घर से काम पर जाने का बोलकर निकला था, परंतु वो घर वापस नहीं लौटा। और फिर इनके मोबाइल पे एक जो VOIP नंबर होता है +92 वाला स्टार्टिंग, अमूमन ये जो +92 वाली डिजिट्स हैं VOIP की, ये पाकिस्तान ओरिएंटेड VOIP नंबर्स रहते हैं। इससे इनको पहले एक कॉल आया। उस कॉल को जब इन्होंने पिक किया तो उसमें इनका ऐसा कहना है कि उसके द्वारा बताया गया कि भाई तुम्हारे लड़के को हमने एक आपराधिक प्रकरण में पकड़ा हुआ है, हम पुलिस से बोल रहे हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने बोला कि देख लो, अगर तुम फिरौती की उन्होंने मांग की थी करीबन 80,000 रुपये की, और यदि तुम फिरौती नहीं देती हो तो तुम्हारे लड़के को हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करके महिला का कहना है कि उसके बाद उनको उनके बेटे की आवाज़ भी सुनाई दी, जिसमें वो गिड़गिड़ाता हुआ बोल रहा था कि इन लोगों को पैसे दे दीजिए, ये मुझे पकड़ के रखे हुए हैं। और उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। और उसके बाद महिला कई बार उस नंबर पे कॉल करने का प्रयास करती है, परंतु उस पर कॉल नहीं लग रहा है। उन्होंने मैसेजेस भी ड्रॉप किए और ये सब होने के बाद वो हमारे पास आई थी। इसके लिए अमूमन 2 चीज़ें जो पुलिस के पास रहती हैं, एक तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे हमें IP एड्रेसेस की जानकारी मिल जाती है, तो वो भी निकाली गई। और इसी के साथ साथ जहाँ पर निखिल पहले काम करता था, उनके वहाँ के जो सेठ थे, उन लोगों से बात करके ये पूछा गया कि निखिल के पास पिछले कुछ समय में कौन कौन से नंबर रहे हैं। उसमें एक नंबर मिला, जिस नंबर को देखा गया तो वो चालू पाया गया। उस नंबर की लोकेशन देवास के पास आ रही थी, तो तत्काल टीम रवाना करके वहाँ से उसको दस्तयाब किया गया। और जब निखिल से इस संबंध में पूछा गया तो पता चला कि उसके पास तो एक कीपैड फ़ोन है, ना ही वो इस तरह के किसी प्रकरण में फंसा है, ना ही उसके खिलाफ ऐसी कोई शिकायत है कि पुलिस उसको पकड़े। इसमें एक जो बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि ना केवल ये VOIP नंबर्स जो हैं ये पाकिस्तान ओरिजिन वाले थे, परंतु इसी के साथ साथ जो DP लगी थी या जो अन्य डिटेल्स व्हाट्सएप पे शेयर होते हैं, उसमें एक पुलिस अधिकारी की फ़ोटो लगी हुई थी, जिससे मुझे लगता है कि उनकी मदर को बेवकूफ़ बनाने के लिए और उनसे फिरौती डिमांड करने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। इसी के साथ साथ क्योंकि महिला का कहना था कि उन्होंने अपने बच्चे की आवाज़ सुनी थी और निखिल ने बताया कि उसने ऐसी कोई भी रिकॉर्डिंग किसी को शेयर नहीं की है, तो मुझे लगता है कि आजकल जो एक अपराधियों के बीच में प्रचलित तरीका है कि डीप फेक ऐप्स का यूज़ करके डीप फेक में जो आपकी वॉइस है उसको ट्रांसलेट करके इस तरह से मॉड्यूलेट करते हैं कि पहचानने वाले को ऐसा लगता है कि एक्चुअली में वो सामने वाला वयस्क ही बोल रहा है, परंतु वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड वॉइस होती है। बीजेपी की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार संत उमेश नाथ महाराज शुक्रवार को इंदौर पहुंचे। यहां पलासिया स्थित गोगादेव मंदिर पर पूजन कर समाज के लोगों से मुलाकात भी की। राज्यसभा उम्मीदवारों का लगातार सामाजिक क्षेत्रों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। उसी कड़ी में आज बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार उमेश नाथ महाराज इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने पलासिया स्थित गोगा मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं समाज के लोगों ने महाराज जी का भव्य स्वागत भी किया। उमेश नाथ महाराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी संत को राज्यसभा में भेजा गया पूरे वाल्मीकि समाज के लिए गर्व की बात है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में ये पहला अवसर है कि जब किसी संत को राज्यसभा में भेजा गया है। और मेरा जन्म वाल्मीकि समाज में हुआ है और ये संपूर्ण देश के वाल्मीकि बंधुओं के लिए एक बड़ी बात है। ये जनसैलाब निरंतर देश में सभी समाज धर्म जाति के लोगों को प्रसन्नता है और प्रसन्नता इसलिए है कि माननीय मोदी जी का विचार जो है वो ऊंचा विचार और ऊंची सोच है और वो
इसलिए है कि सबका विकास और सबका साथ, तो उसमें ये पारदर्शिता देखने को प्राप्त हुई कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और शीर्ष के समस्त नेताओं ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि महाराज जी को वहाँ भेजना चाहिए। और ऐसी कोई इच्छा या ऐसी कोई मीमांसा या कोई ऐसी भावना नहीं थी कि मैं राजनीतिक में आऊँ। मैं तो निरंतर समाज के लिए काम करता हूँ, जीता भी समाज के लिए हूँ और उठता भी समाज के लिए हूँ। कांग्रेस से भी आपकी नज़दीकियाँ रही हैं, कांग्रेस ने कभी ऐसा संत की नज़दीकी सबसे होती है, जिसको जैसा सोच हो जाए वैसा उसको। सामाजिक दृष्टिकोण से किस तरह की सौगातें मिलेगी आपके माध्यम समाज के बहुत करीब है आप। समाज के संपूर्ण जितने भी अंग हैं हम सबके लिए विचार करेंगे और सोचेंगे। राव पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले शातिर साइबर आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी फरियादियों को दोस्त बनाकर करता था धोखाधड़ी। राव थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी अमनदीप पलाश परिसर कॉलोनी राव में किराए के फ्लैट में रहकर स्वयं को बैंक में जॉब होने का बोलकर लोगों को लोन दिलाने के बहाने से विश्वास में लेकर लोगों से दस्तावेज लेकर धोखाधड़ी करता था। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी झारखंड का रहने वाला है और साइबर मामलों का अच्छा जानकार है। आरोपी हम उम्र के लोगों को शिकार बनाता था, जिनसे पहले वह दोस्ती करता था और फिर उनका विश्वास जीतकर उनके दस्तावेज ले लिया करता था, जिसके माध्यम से क्रेडिट कार्ड बनवाने और लोन दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। राव थाना पुलिस ने आरोपी अमनदीप के विरुद्ध धारा 420, 406 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। ये राव थाने के द्वारा एक कार्रवाई की गई है। इसमें एक जो क्रेडिट कार्ड के साथ फ्रॉड करने वाला जो एक आरोपी है, जो कि मूल रूप से रांची झारखंड का रहने वाला है, अभी वर्तमान में 2020 से यहाँ इंदौर रह रहा है। इसने स्नातक की पढ़ाई इंदौर में रहकर ही पूरी की है और ये 3 साल से मकान बदल कर किराए से रह रहा था। इसके द्वारा लोगों के साथ पहले फ्रेंडशिप की जाती थी, फिर उनके परिवार के साथ फ़ोटो खिंचवाया जाता था और उनके क्रेडिट कार्ड की कॉपी ले लेता था, उनके आधार कार्ड की कॉपी ले लेता था, उनको लोन दिलवाने के नाम पर उनके डॉक्यूमेंट्स ले लेता था और फिर लोन स्वयं अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लेता था। इस तरह से उसने लगभग आधा दर्जन लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, जिसमें कि अभी 2 FIR रजिस्टर की गई है। इसमें 7 लाख रुपए का मोटा अभी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसके कब्जे से इस आरोपी अमनदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके कब्जे से स्वैप मशीन, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी कई तरह के जो बैंक जो चेक बुक और भी कई तरह के दस्तावेज मिले हैं। इनसे और पूछताछ की जा रही है, अन्य घटनाओं का भी खुलासा होगा। ये पहले किसी व्यक्ति से मित्रता करता था, मित्रता करने के बाद फिर उसके साथ फ़ोटो खिंचवाता था, फिर उनके जो परिजनों के साथ भी फ़ोटो खिंचवाता था, फिर उन्हीं के नाम से कभी सिम ले लेना, कभी उनके नाम से क्रेडिट कार्ड को इशू करा लेना डॉक्यूमेंट्स यूज करके और उन्हीं के नाम से लोन ले लेना और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देना। इस तरह का ये धोखाधड़ी किया करता था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पुलिस रिमांड लिया जाकर इससे और पूछताछ की जा रही है। अन्य घटनाओं का भी खुलासा होने की संभावना है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।